दिन भी ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। दोस्तों, ईरान इस युद्ध में अब एक नए पैटर्न को अपनाता हुआ दिख रहा है, अब एक लेवल ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अभी तक ईरान जिन छोटी लागत वाले और छोटे ड्रोन्स जैसे शाहिद जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा था, अब ईरान बड़ी ताकत वाले और बड़ी लागत वाले बड़े मिसाइल्स जैसे खैबर शेखर और शेखन और खुर्रम शहर जैसे तमाम बड़ी बड़ी मिसाइल्स दागना शुरू कर चुका है, जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों के ही माथे पर पसीना ला दिया है। और दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका को देखें तो ट्रंप को अब पूजा पाठ की जरूरत पड़ गई है। एक तस्वीर जब दुनिया के सामने आई तो सब लोग हैरान हो गए ये देख करके कि आखिर ट्रंप को प्रेयर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक तस्वीर जब हमने देखी कि ट्रंप बीच में कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके ओवल ऑफिस में तमाम पादरी उनका हाथ पकड़कर उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनको उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि ईश्वर उनको शक्ति दे। तो तमाम चीजें जो देखने को मिल रही है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मिडिल ईस्ट के जानकार उरूस खान साहब हैं। उरूस खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। उरूस जी, क्या देख रहे हैं हम लोग कि अब ट्रंप को प्रार्थना की जरूरत पड़ रही है, पूजा पाठ की जरूरत पड़ रही है, क्या दिक्कत हो गई? देखिए, एक तरह से देखा जाए कि वो एक प्रेसिडेंट कम एक्टर बहुत बड़े हैं, ट्रम्प जो है, क्योंकि उनके अंदर एक्टिंग के गुण बहुत ज्यादा है। अब वो एक्टिंग आज से नहीं कर रहे हैं, वो 92 से कर रहे हैं, जब से वो फाइल्स रिलीज हुई हैं तब से वो एक्टिंग कर रहे हैं। उनका फैमिली का बैकग्राउंड भी एक तरह से एक्टर्स से भरपूर है, हालांकि वो एक्टर्स थोड़े से अलग लेवल के ही हैं, मगर वो जनता उसको आम भाषा में या अपनी फैमिली के साथ वो उन वर्ड्स को शेयर नहीं कर पाएगी, वो ऐसे एक्टर्स। तो इसलिए देखा जाए तो ये सारी चीजें क्यों जितनी भी होती है ना, ये ट्रम्प जो दिखावा जितना भी करते हैं, एक मैथ्यू का एक वर्स है बाइबल का कि जो तुम्हारे पास एक मैसेंजर की तरह आए और वो अगर भेड़ की खाल पहने हो तो उसको भेड़ ही ना समझ बैठना। इनके यहाँ क्रिश्चियंस में एक बाइबल में एक मैथ्यू का एक टर्म है, एक बहुत अच्छा कहावत है, और ये बात कही गई है उनको जो लोग आकर के यानी कि दीनदार होने का दिखावा तो करते हैं, मगर क्या दिक्कत आन पड़ी जो नाटक करना पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल। एक बात मैं आपको बताते चलूं, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट में है काफी टाइम से रैबाइज के। वो रैबाइज जो इजरायली रैबाइज हैं उनके कॉन्टेक्ट्स में डायरेक्टली हैं, और उनके कहने पर इन्होंने ईरान पर हमला किया, उनके कहने पर ये उनके प्रॉमिस्ड लैंड को दिला के रहेंगे, उनके कहने पर ही इन्होंने ओवल ऑफिस को एक रिलीजियस यानी कि धार्मिक स्थान में तब्दील कर दिया कि अपनी नजर भी उतरवाते चलो और कोई तुम्हें नजर ना लगे, तुम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो। तो जिस तरीके से आपने ओवल ऑफिस में देखा था कि हाथ ऐसे करके पकड़ करके और यहाँ से पकड़ करके इस तरह से, ये एक क्रिश्चियंस में, प्रोटेस्टेंट्स में या फिर कैथलिक्स में इस तरह से पकड़ करके जब बात करते हैं, यह पर पढ़ा जाता है, वो नजर उतारी जाती है। अच्छा। उनको नजर लग गई है अलग तरह का, हालांकि सुपरस्टिशियस चीज, हाँ, ये सुपरस्टिशियस चीजें होती हैं, हालांकि इससे इसका कोई रिलीजन से ताल्लुक नहीं है। प्रेयर ये तो सब समझ में आ रहा है क्यों होती है, किस लिए होती है, लेकिन करनी क्यों पड़ रही है? क्या ट्रंप ईरान से इतने ज्यादा परेशान हो गए? दो चीजें देखने को मिल रही है पैरेलली अगर हम समझने की कोशिश करें। एक तरफ ईरान ने अपना युद्ध पैटर्न बदला है, एक लेवल ऊपर उसने अपनी बड़ी बड़ी और बहुत ताकत वाली मिसाइलें लॉन्च करनी शुरू कर दी है, दागनी शुरू कर दी, उसका असर देख रहे हैं हम क्लस्टर वॉर में किस तरीके से तबाही मचा रही हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रंप पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इसको जरा एलैबोरेट करिए उरूस खान जी। देखिए, बहुत वक्त से हमने फिर से बताया कि ये इजरायली रैबाइज के कॉन्टैक्ट्स में थे, ये प्रॉपर्ली ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, क्योंकि जब इनकी फाइल रिलीज करी गई थी, एप्स्टाइन फाइल रिलीज करी गई थी, उस वक्त जब ये मिलियनेयर अपने आप को घोषित किए हुए थे, ये बाद में बिलियनेयर हुए हैं ये मिलियनेयर, और ये इनका एक ट्रम्प टावर जहां पर है, वहां पर इनका एक सिर्फ ट्रम्प ऑफिस हुआ करता था, और ये एक ऑफिस हुआ करता था जहां से ये फाइनेंस और ट्रेड से रिलेटेड सारे काम किया करते थे। उसके बाद ये रैबाइज के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, रॉथशाइल्ड के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, ये वक्त चलते बिलियनियर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंशियल का रोल प्ले करते हैं, और उनसे ये सारी चीजों का वादा उसी वक्त लिया हुआ होता था इन्होंने।
तो अब बीच में एक देखिए एक होता नहीं है कि थोड़ी-सी एक्टिंग करने वाली स्क्रिप्टेड चीज़ें जो होती हैं, ये इनकी जो पूरी प्रथा है, ये जो चल रही है, पूरा एपिसोड चल रहा है, ये स्क्रिप्ट का एक पार्ट है जिसमें ये हाथ रख करके और ये प्रॉपर्ली ओवल ऑफिस में दिखावा और दुनिया भर से सिंपैथी बटोरना कि मैंने गलत कदम उठा दिया और मैंने ये नहीं उठाना चाहिए था मुझे। ईरान अब हद से ज़्यादा इनके ऊपर भारी पड़ने लगा है और ये जो खैबर और खुर्रमशहर जैसी जो मिसाइलें हैं और शहीद जैसी और सज्जील जैसी मिसाइलों का ये सामना नहीं कर देखिए इन्होंने ये लगा था कि इनके ही पास सिर्फ क्लस्टर बॉम्ब है, इनके ही पास सिर्फ क्लस्टर मिसाइल ठीक है, वो एक मिसाइल जिसमें से खुलते ही वो 80 अलग मिसाइलें हो जाती हैं, ठीक है, एक मिसाइल खुलती है और उसमें भी 80 मिसाइलें निकलती हैं। इन्होंने सोचा वो गाज़ा फिलिस्तीन पे दागने के लिए इन्हीं के पास ही वो खाली मिसाइल्स हैं। अब जब वो चीज़ें काउंटर अटैक हुआ, वही सारी मिसाइल्स पलट करके मिल गई, इन्होंने इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी हुई थी मेंटल स्टेटस अपना, इतना ज़्यादा ऊपर वाले का सहारा ढूंढने लग गए। लेकिन एक बात बताइए, ट्रम्प तो कह रहे हैं कि ईरान में सुप्रीम लीडर को आप चुने तो हमसे पूछ के चुने, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए ईरान ये काफी टाइम से ये चीज कह रहे हैं कि इंटरवेंशन इनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। इन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया कि इनका पर्सनली इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी था कि वहां पर सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए, और सुप्रीम लीडर इनकी नजर में रजा पहलवी हैं और वो रजा पहलवी वो अभी अगले आज तो ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं, नाम मुझे नहीं याद है, खैबरजादे नाम है शायद उनका, ऐसा कुछ लारीजानी का नाम आपने सुना होगा। अच्छा खैर नाम मुझे खुद कंफ्यूजन है। उन्होंने बोला कि ट्रम्प तो अपने यहाँ एक मेयर तक नहीं चुन पाते हैं न्यूयॉर्क में और आए हैं यहाँ ईरान का तख्ता पलट करने के लिए। इनका मेयर इन्हीं के अगेंस्ट है, ममदानी, वो इनके ऑफिस में खड़े होकर के इन्हीं के अगेंस्ट बोल रहा था, हालांकि ये बहुत खिसिया गए थे। बात सही है बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए मैंने आपको फिर से बताया ईरान ही सिर्फ एक बहुत बड़ा कांटा है। इजराइल जो अपना एक प्रॉमिस्ड लैंड है, मैं आपको एक तस्वीर अभी भेज रहा हूँ, वो तस्वीर आप चेक करिए और उस तस्वीर को आप जनता को भी दिखाइए कि ये इजराइल का एक प्रॉमिस्ड लैंड है। इजराइल बता रहा है कि ये एक इस तरह का है कि इसमें टर्की का साउथ का रीजन और सऊदी अरेबिया का नॉर्थ का रीजन और इस तरह से करते करते इराक का पूरा हिस्सा और यहाँ तक कि सीरिया और फिर इजिप्ट का सिनाई रीजन जितना भी है, ये सब कवर करते हुए ये जाएंगे और फिर उसके बाद ये कवर करना चाहेंगे। देखिए मैं आपको उसका तरीका बता दूं कि इनकी सोच क्या है, ये कर क्या रहे और इन्होंने करना क्या था। तो बहुत पहले ही ये सारी बातें हो चुकी थी कि ये सारी चीजें करेंगे। अब बीच में इस तरह से देखिए मैं आपको 2 फोटोज भेज रहा हूं अभी, ठीक है, ये 2 फोटोज में आप पब्लिक को ये दिखाइए कि ये कहीं और नहीं होते हैं। ये जितने भी इजराइलीज हैं, ये इजराइलीज को के आप जो आइडिया सोल्जर्स होते हैं, आइडिया सोल्जर्स के ये बाजू पे बने होते हैं। एक बात तो है कि ईरान ये जो इतनी भयानक मिसाइलें दाग रहा है, वो खैबर शेखर की बात करें या फिर हम खुर्रम शेख की बात करिए, तमाम जो मिसाइल्स है ईरान दाग रहे हैं तो बहुत तबाही मचा रही है। तो लग रहा है कि विश्व में इतना भयानक हमला ईरान जैसा कर रहा है, पूरी ताकत के साथ कर रहा है, क्या होगा आगे? देखिए ईरान का तो ये लास्ट स्टैंड है, जो भी है ये ईरान का लास्ट स्टैंड है। हालांकि पब्लिक ने, मीडिया ने और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वेस्ट की और अमेरिका की और इजराइल की, इन लोगों ने इस तरह से पिक्चर को डिपिक्ट किया है कि ईरान अकेला बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर भी तबाही मचा रहा है, अकेला ही 56 मुल्कों पर सब हावी हुए जा रहा है। हालांकि ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि मैंने ये चीज पहले डिस्कस कर चुका हूं, मैं ये बता भी चुका हूं, फिर से मैं कह रहा हूं कि इजराइल इन चीजों में एक ब्लफ गेम खेलेगा और ईरान का नाम लगा देगा, ईरान पर ब्लेम डाल देगा और जितना भी ये प्रॉमिस लैंड वाला जितना भी पार्ट है, इसको बहुत ही इजी वे में इसको यहाँ पर ड्रोन अटैक्स करेगा और सारी चीजें और नाम बता देगा कि ईरान ने किया है। देखिए मैं आपको बता दूं, according to a former CIA expert, Israel secretly launches suicide drones to attack Gulf countries and then blames Iran। जी बिल्कुल, अजरबैजान में जिस तरह से हुआ है, स्कूल के पास धमाका हुआ। जी बिल्कुल, अजरबैजान, हालांकि अजरबैजान ईरान का बहुत ही अच्छा एलाई है। अब आप ये देखिए, कोई भी अपने दोस्त के पीठ में खंजर नहीं घोंपना चाहेगा,
मगर अज़रबैजान की जगह पर अगर अज़रबैजान बाद में अज़रबैजान का एक स्टेटमेंट आता है, बहुत ही उसमें हॉरिफिक स्टेटमेंट आ जाता है कि हम उस पर पलटवार करेंगे ईरान पर। तो वो ये चाह ही रहे हैं कि ईरान पर सब तरफ से अटैक हो जाए और देखिए जब सिनै रीजन पर अटैक होगा, इजिप्ट में भी अभी अटैक हो ये जितने भी ड्रोन अटैक्स हैं इजिप्ट में भी होंगे। अभी जो टर्की का सदर्न स्टेट्स है, जो दबरियारकार वाला जो स्टेट है, जो कोनियन स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी हमला होगा। हो सकता हो जो कोनिया में इजराइल और सीआईए के जो मोसाड के जो सेंटर्स बने हुए हैं, नाटो का जो सेंटर बना हुआ है कोनिया में, हो सकता है उस पर भी अटैक हो जाए। और जिस वजह से टर्की बोल नहीं रहा है खुल करके कि टर्की अभी नाटो का मेंबर है और टर्की के ऊपर इस तरह से अटैक करेंगे, तो जो 32 कंट्रीज पीछे यूरोपियन है उन पर भी एक बात चली जाएगी कि वो भी अटैक करना चाहेंगे, क्योंकि भाई नाटो के मेंबर पर अटैक करने का मतलब होता है 32 मेंबर पर भी अटैक करना होता है। तो मगर वो सदर्न रीजन पर तो होगा कि अल्टीमेटली फिर ईरान पर डायरेक्टली हमला होगा। अभी इक्वेडर भी शामिल हो रहा है, फिर उसके बाद बाकी की सारी कंट्रीज भी शामिल होंगी। तब आगे आकर के ये कहा जाएगा कि देखो भाई ऐसा है कि हमारे पास लैंड आर्मी भी है, हमारे पास एयर आर्मी भी है, हमारे पास नेवल फोर्सेस भी है, हमारे पास एयर फोर्सेस भी है। तो अब अपना काम करो, जहां जहां पर हमला हो रहा है वो रीजन तुम और तुम्हारे लोग सब छोड़ दें, हम उसको टेक ओवर कर लेंगे, हम बना लेंगे, हम काउंटर फीट कर लेंगे यहाँ से और हम यहाँ से ईरान को जवाब दे लेंगे। अब वो इजिप्ट ने सिनाई रीजन छोड़ दिया, सऊदी अरेबिया ने अपना नॉर्दर्न रीजन छोड़ दिया, टर्की ने अपना सदर्न रीजन छोड़ दिया, इराक तो पहले से ही वहां पर इन्होंने अपनी सारी आर्मी उतार दी है, उतारना शुरू कर दी है और सीरिया को टेक ओवर करके और धीरे से करके ये अपनी सारी चीजों में कामयाब होते हुए दिखेंगे अभी आने वाली पिक्चर में। और होगा यही कि जो उनका प्रॉमिस लैंड है ये उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, वो प्रॉमिस लैंड जो सारी चीजें कवर करता हुआ चला आ रहा है कि जुनूबी हिस्सा चला जाएगा, उधर शुमाली हिस्सा चला जाएगा, मशरिकी मगरिबी सारा हिस्सा चला जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही बड़ी रणनीति उसका एक बड़ा हिस्सा है ये। और ये सारी चीजें ईरान के पास, ईरान की इंटेलिजेंस के पास, IRIB के पास, जिसके ऊपर लेटेस्ट हमला किया था इन्होंने उसके टावर को उड़ाने के लिए, वो लारीजानी जिसके डायरेक्टर हैं जिस जगह के, वाहिद लारीजानी। हाँ जी, लारीजानी, क्योंकि लारीजानी का नाम हमने इसलिए लिया है क्योंकि अभी हम लारीजानी के बारे में और लारीजानी के जो प्लान्स हैं यूएस के लिए वो भी हम आगे एक्सपोज करना, वो भी हम थोड़ा खुल करके उसको शेयर करेंगे। तो अब इन्होंने क्या किया कि ये सारी चीजें ईरान पर डाल देंगे उठा करके ब्लेम। अब कंट्रीज जितनी भी है वो आपस में युद्ध का मैदान बन जाएगा, जो मैंने बताया कि मिडिल ईस्ट एक युद्ध का मैदान बन जाएगा और एक्चुअली में बनेगा। और इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये इजराइल कर रहा है, ये अमेरिका कर रहा है, बिकॉज उन्होंने इस तरह से ट्रीट करना शुरू किया है, इस तरह से लोगों को शुरू से ही। ये सारी जितनी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो जॉर्डन की हो, चाहे वो आपका सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो आपका टर्की हो, ये सारी गवर्नमेंट्स को इस तरह से इन्होंने टेक ओवर करके रखा हुआ है, इस तरह से इन्होंने सबको चला रहे हैं, कुवैत, कतर, यूएई सबको, कि वो अल्टीमेटली इन्हीं पर ही बिलीव करेंगे, ना चाहते हुए बिलीव करेंगे। उनके पास पूरा फाइनेंशियल बैकअप इन्हीं का ही है, तो उनको बिलीव करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया कोई भी स्टेटमेंट जारी कर दे, अल्टीमेटली वो अपना एयरबेस देगा ही कि हाँ लो ईरान पर यहाँ से अटैक करो, अपनी आर्मी उतार लो। जबकि इन कंट्रीज को ये बात का इल्म नहीं होगा कि ये सारा रीजन इनके पास से हाथ से कुछ वक्त के लिए निकल जाएगा, जहां से ये पूरा मिडिल ईस्ट ऑपरेट करेंगे और उसको बता देंगे, घोषित कर देंगे कि ये हमारा प्रॉमिस लैंड है। ठीक है, अब लारीजानी की हमने ये बात करी थी क्योंकि लारीजानी ने ये प्रॉमिस लैंड वाला जो पार्ट था जितना भी, इसी को ही सामने खामनेई साहब के रखा था। और खामनेई साहब के सामने रखने के बाद, क्योंकि वंस लारीजानी वाज अ IRGC मेंबर, वो ईरान रिवोल्यूशनरी के बहुत बड़े मेंबर थे, वो कमांडर बाद में हुए, फिर उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंशियल रोल्स भी करे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, वहां पर वो काफी रोल्स उन्होंने निभाए हैं। इंटेलिजेंस के बहुत ही स्ट्रॉन्ग वहां पर उनका एक पिलर बना हुआ है। ठीक है, बाद में उनको IRIB के लिए उन्होंने खामनेई साहब ने ही उनको अपॉइंट करा था IRIB में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ही न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए खामनेई साहब को इंसिस्ट किया था। 20 साल कॉन्टिन्यूसली इंसिस्ट करने के बाद जब इनका प्रेसिडेंशियल रोल के लिए आता है तो वहां की आवाम ये सोचती है, और जो वहां का अपना शूरा काउंसिल है और जो सुप्रीम काउंसिल है वहां का, उन्होंने ये सोचा कि अगर लारीजानी को हम प्रेसिडेंट के लिए आगे कर देंगे और पज़ेश्कियान यज़ीशान को जो हम पीछे कर देंगे, तो इनका मेंटल स्टेटस ऐसा है कि आज उड़ा दें हम, कल उड़ा दें इसराइल को। इनका मेंटल स्टेटस लारीजानी का ऐसा था। तो अब लारीजानी फ्रंट फुट पर आ चुके हैं और लारीजानी ने पूरी कमान संभाली हुई है। इस वजह से ट्रंप
अपने लिए प्रेयर करवा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को अच्छे से पता है कि लारी-जानी के एक इशारे पर आईआरजीसी नहीं, पजीश भी नहीं और इनकी हिडन फोर्सेस और भी जो हैं ईरान की जितनी भी हिडन फोर्सेस हैं वो सब एक ही दिशा में ही एक्टिव रहेंगी आने वाले लंबे समय तक। ओके। अच्छा, भारत ने फाइनली खामेनेई की मौत के 6 दिन के बाद श्रद्धांजलि दे दी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बात तो हम इसलिए इसको कहना चाहेंगे क्योंकि देखिए श्रद्धांजलि या तो सेम डे दी जाती है और बहुत ज़्यादा अगर मीटिंग्स में बिज़ी हैं तो दूसरे दिन देना चाहिए। हालाँकि आपके पास मुस्लिम पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी है, तो आपको श्रद्धांजलि थी वो सेम डे अगर नहीं दे सकते तो दूसरे दिन हर हाल में आपको देना चाहिए थी। मैं ये समझूँगा कि आपका जो इज़राइल का जो विज़िट था, हो सकता हो आप उसकी वजह से अंडर प्रेशर में रहे थे, जिसकी वजह से और जो रशिया की ऑयल ट्रेड डील्स थी, उसकी वजह से कुछ प्रेशर था, जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ों का जब ट्रंप ने उस 30 डेज़ का जो वेवर पीरियड था, जब वो सारी चीज़ें लाइमलाइट में आने लगी, उसके बाद श्रद्धांजलि का सामने आया। ये एक अलग ही मुद्दा है, अगर इसको डिस्कशन करना चलेंगे 15 मिनट इसी पे निकल जाएँगे सिर्फ। जब भारत के मेहमान आईएस डेना युद्धपोत को अमेरिका ने डुबा दिया था, आपको क्या लगता है कि भारत को क्या इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी? क्योंकि वो तो भारत में मेहमान की तरह आए हुए थे ना, वो भारत के मेहमान थे और उसको अमेरिका ने डुबो दिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक मैंने इतिहास भी बहुत ही डीपली पढ़ा हुआ है और मैं इतिहास यानी हिस्ट्री का ग्लोबल हिस्ट्री का मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट भी रहा हूँ और कई यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा दूसरी चीज़ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ऑटोमन एम्पायर की पीरियड में एक दौर ऐसा आया था कि जहाँ पर ट्रेड नेगोशिएशंस होने थे, जहाँ पर आर्म्स नेगोशिएशंस होने थे और जब दूसरे मुल्क के लोग मिसाल के तौर पर पोलैंड के लोग जब अब्दुल हमीद के पास आते थे मीटिंग्स के लिए, तो उनके जो शिप्स खड़े हो जाते थे, वो सिंक कर दिए जाते थे, डुबो दिए जाते थे और इल्ज़ाम डाल दिया जाता था कि अब्दुल हमीद ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, जो ऑटोमन एम्पायर के जो सेकंड लास्ट एम्परर थे। ठीक है, इसी तरह जब इंडिया पर आते हैं, इंडिया से मिलने आते हैं ईरान के और इंडिया के डील और रिलेशंस को खराब करने के लिए ईरान का वो डुबो दिया जाता है, मगर यहाँ पर गलती ये हो जाती है कि उस पर कोई प्रतिक्रिया उस वक़्त नहीं दी जाती है। क्योंकि एक मेहमान के तौर पर आना और फिर उसके बाद मिसाल के तौर पर ऐसा हुआ कि मैं आपके पास, आपके ऑफ़िस अपनी कार से आया, अपनी गाड़ी से आया और बाहर हमारी गाड़ी को किसी ने आग लगा दी। ठीक है? ये ऐसी चीज़ होती है। तो इस पर अगर आपकी प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो मैं ये समझूँगा कि ये चीज़ें आप के उसमें हुई हैं। मगर आप इस पे जब खुल के बोलेंगे तो हमें ये लगेगा कि नहीं आपका सपोर्ट है मैं आपका वाक़ई में मेहमान हूँ और आपने मेहमान नवाज़ी में हमारी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ईरान ने उस चीज़ को उस वक़्त के लिया था, फिर गैस डील्स में ईरान ने काफ़ी ज़्यादा वो किया था बैक स्टेप लेने की कोशिश की मगर जो ईरान रेट दे देता है, क्रूड ऑयल हो गया या फिर गैस के हो गया, जो रेट्स दे देता है मेरे ख्याल से वर्ल्ड में शायद ही कोई कंट्री इस पर्टिकुलर रेट पर कोई दे पाए रेट। अच्छा, ईरान के साथ तमाम गल्फ कंट्रीज खड़ी हैं, हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट के तमाम देश माफ कीजिएगा अमेरिका के साथ खड़े हैं, तो स्पेन, ब्रिटेन और जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो फिर अमेरिका का साथ खुलकर क्यों नहीं दे रही हैं? जब सब अमेरिका के साथ खड़े हैं, जब सब ट्रंप का साथ दे रहे हैं, तो फिर स्पेन, ब्रिटेन और बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज को खुलकर अमेरिका का साथ देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये रणनीति का एक हिस्सा है देखिए, बड़ी रणनीति का हिस्सा है जो आने वाले वक़्त में ज़ाहिर हो जाएगा क्योंकि कभी भी ब्रिटेन हो सकती है ये? देखिए ब्रिटेन कभी भी इज़राइल से हट के नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊँ देखिए ब्रिटेन के पास सबसे बड़ा एक डर ये है कि वो जो दाऊदी तख्त इनके पास है, जो डेविड का जो इनके पास तख्त है जिस पे बैठ करके इनकी जो क्वीन है वो क्राउन सेरेमनी जो होती है, जो सीट के ऊपर वो एक पत्थर है और वो पत्थर को दाऊद अलैहिस्सलाम का कहिए या डेविड का कहिए वो तख्त माना जाता है, वो सीट मानी जाती है और ये भी कहा जाता है वो सीट पर्टिकुलर जिस कंट्री के पास होगी वो कंट्री पूरी दुनिया पर राज करेगी। ये कहा जाता है। ठीक है? तो अब मैं बता दूं कि अब वो सीट के लिए इज़राइल आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वो सीट उसको चाहिए है वहां से, वो सीट वो वहां से उखाड़ करके और हालांकि उस पत्थर के ऊपर बाकायदा एक लंबी सी बड़ी सी एक चेयर बनाई गई है, जिस चेयर के ऊपर बैठ करके क्राउनशिप होती है, वो क्राउन सेरेमनी होती है वहां पर, जो भी प्रिंस होता है, जो भी क्वीन होती है उसकी, वो इस पर्टिकुलर सीट हाथ से ना चली जाए, इस कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा इंग्लैंड अभी फंसा हुआ है।
अब पिछले 125 साल से तो आप साथ दे रहे थे इज़राइल का, इज़राइल को एस्टैब्लिश आपने किया फ़िलिस्तीन में अरबों के साथ मिल कर के। अब जब हाँ। वक़्त आया है हाथ से चेयर निकल जाने का, तब आप आगे-पीछे होने लगे, तब आपको मुस्लिम्स दिखने लगे। हुँ। हालाँकि ये जो लास्ट क्रूसेड होने वाली है मिडल ईस्ट में, ठीक है? आप इसको खिताब यही करेंगे, ब्रिटेन ही करेगा इसका खिताब, और इसको नाम भी ब्रिटेन ही देगा, द लास्ट क्रूसेड वॉर। इसके अच्छा। बारे में आप पढ़िएगा, मैंने आपको एक छोटा-सा एक एपिसोड का एक हेडिंग बताई है, द लास्ट हुँ, क्रूसेड वॉर। ये मिडल हुँ। ईस्ट में होने वाली है। अब ये चेयर हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर चेयर तो हाथ से थोड़ा निकल जाए, समझाइए द लास्ट क्रूसेड वॉर, थोड़ा समझाइए तो। लास्ट क्रूसेड वॉर देखिए ये होगी जो मिडल ईस्ट में अभी हो रही है, जो शुरू हो रही है अभी, ये एक समझ लीजिए इसका एक स्टार्टर है उस वॉर का। अब इसके बाद ये वॉर जो होगी, जैसे साइप्रस हो गया, जो इनका एक प्रॉक्सी देश बैठा हुआ है अमेरिका और इज़राइल का, साइप्रस हो गया, और ये इस तरह से बाकी जितने भी मैंने बताया यूरोपियन कंट्रीज़ एकदम से शामिल हो जाएँगी, क्योंकि जब टर्की के सदर्न स्टेट पे हमला होगा, ठीक है? फिर उसके बाद आगे आ जाएँगी टर्की, और फिर उसके बाद ये सारे मिल कर के ईरान से लड़ना शुरू करेंगे, ईरान के फ़ेवर में, फिर उसके बाद हो सकता है कुवैत खड़ा हो जाए, आगे चल कर के, और फिर हो सकता हो कोई मुल्क और आगे आके खड़ा हो जाए। इस तरह से वो वॉर बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी वॉर हो जाएगी कि उस वॉर को दिखाने के लिए चैनल्स भी लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकता हो ना हो पाएँ उस वक़्त। इतनी बड़ी ओके। वॉर हो जाएगी। जी, ये आने अच्छा, वाला वक़्त जो चलिए अभी बहुत वॉर। बड़ी बात आपने बताई, लेकिन उर्स खान साहब एक चीज़ बताइएगा, चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि ये कोई रणनीति हो सकती है जो स्पेन, ब्रिटेन और ये सब खुल कर के साथ नहीं दे पा रहे अमेरिका का, लेकिन ईरान का साथ रूस और चाइना खुलकर क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, रूस अब आएगा आगे। रूस अब हुँ। आगे आएगा, और रूस हो सकता है खुल करके साथ दे ईरान का। मगर ये अच्छा। जब बात ये सिर्फ़ इस वजह से देगा साथ कि रूस को अपने जो ऑयल नेगोशिएशन और सैंक्शन्स है उसको क्लियर कराना है, इस वजह से ईरान का वक़्ती साथ देगा, और हो सकता है उसके बाद बैक स्टेप ले ले। ये मेरी एनालिसिस है, और और चाइना? जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। जी? नहीं, चाइना? चाइना तो खुल करके सामने अभी भी नहीं आएगा, और आगे भी नहीं हो सकता हुआ है। क्योंकि चाइना ने एक हुँ। अपनी एक अलग बेल्ट तैयार करके रखी हुई है। चाइना हो सकता हो कि टेक्नोलॉजी बेस पे ही सिर्फ़ काम करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपनी क्लियर करानी है। अमेरिका से अपना अपना जो उसका ट्रेड पार्ट है, जो उसके लॉकअप्स हैं और जो उसकी डील्स जो चल रही हैं, वो सारी क्लियर करानी है। तो चाइना भी अपने आप को कहीं न कहीं जानता है। देखिए, सारी कंट्रीज़ के सारे प्रेज़िडेंट्स और जितनी भी इंटेलिजेंस है, सब जानते हैं कि ये दौर बहुत ही क्रिटिकल चल रहा है, और बहुत ही क्रूशियल पीरियड आने वाला है। उसके लिए सभी को अपनी-अपनी तैयारी करनी है। भई सब हो सकता सबको अपने बॉर्डर सेफ रखने हैं, सबको अपने जितना भी एयर स्पेस है वो सेफ रखना है, सबको अपना नेवल और लैंड आर्मी है, लैंड स्पेस है, जी हाँ। वो भी हुँ। है। उसके लिए जिस-जिसको जो-जो करते बने करना पड़ेगा। मैं आगे के अगले एपिसोड में मैं आपको और भी दिलचस्प कुछ चीज़ें बताऊँगा, उसमें द लास्ट क्रूसेड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और उसमें कौन-कौन ओके। सी कंट्रीज़ खुल के शामिल फ्रंट पर आएँगी, वो भी बताएँगे हम आपको। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया उर्स खान जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, आप बहुत अच्छे से विस्तार से बताते हैं सारी चीज़ों को। बहुत-बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में इतना ही, लेकिन हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। नमस्कार, तब तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, चलते हैं।